Ladies and gentlemen, request our Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji to kindly address us. दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ठीक, नवभारत टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष पांडे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहित जैन, ब्रांड हेड शुभानु बागची, आज विशेष रूप से जिन्होंने समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसे लोगों को गौरवान्वित नवभारत टाइम्स के तरफ से किया जा रहा है। ऐसे सभी गौरवार्थी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले नवभारत टाइम्स को 78 साल पूरे करने के ऊपर आज के इस स्थापना दिन के उपलक्ष्य में मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। 78 साल ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 78 साल लगातार काम करना एक कठिन काम है और अखबार के लिए तो वो भी बहुत चैलेंजिंग है। मैंने MBA फाइनेंस किया है, तो सबसे डिफिकल्ट अगर इंडस्ट्री जो है तो मैं मजाक में कहता हूँ कि जिसने पिछले जन्म में पाप किया है वो एक तो अखबार निकालता है, नहीं तो शुगर फैक्ट्री निकलता है। पर आप 78 साल आर्थिक दृष्टि से भी यशस्वी हो और उसके साथ साथ हमारे देश के लोगों का प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कारित करने का कार्य भी आपने किया है। जो अखबारों से द्वारा जो नॉलेज दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन कॉमन मैन को समझने का सबसे अच्छा सरल तरीका है अखबार है। और इसलिए ये जो नॉलेज है ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं दो बातों का अक्सर जिक्र करता हूं कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology, that you can convert waste into wealth. और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सब प्रेरणाएं जो मिलती है कॉमन मैन को, ये आपने दिए हुए इंफॉर्मेशन से मिलती है। एक नॉलेज है, एक पावर है, शक्ति है। और अच्छी बातों को प्रभावित करना, प्रसारित करना, और स्वाभाविक रूप से इसके कारण समाज मन पर उसका परिणाम भी होता है। नवभारत टाइम्स ने अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए इस बात को प्रस्तावित किया है। इसलिए नवभारत टाइम्स के सभी स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर पत्रकारों तक, कर्मचारियों तक, सब इसके लिए अभिनंदन के लिए पात्र है और मैं उनको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बात जरूर है कि अखबार चलाना भी बिजनेस है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर महीने में 1 तारीख को तनख्वाह भी देना, और इसलिए नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने भी कहा है। तो स्वाभाविक रूप से तो आपका रेवेन्यू भी देखना ही पड़ेगा। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगा तो अखबार नहीं चल पाएगा। और आज स्थिति ऐसी होगी कि अखबार का जो पेपर है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, वेतन आयोग के कारण तनख्वाह भी बढ़ रहा है और पेपर की कीमत बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू पर अखबार चलता है। अब एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू पर पहले अखबार चलता था, पर अब उसके लिए भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी हुई है
और इसके कारण इकोनॉमिक्स वायबिलिटी को मेंटेन करना ये भी कठिनाई है। पर यह करते समय यह अखबार का जो बेसिक उद्देश्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, हमारी लेजिस्लेटिव विंग और हमारी मीडिया, ये चार स्तंभों पर हमारे संविधान में कहा है कि हमारा लोकतंत्र खड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से ये कार्य आप कर ही रहे हैं और ये देश के लिए बहुत उपयोगी है। पर मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपको करने वाला हूँ। वैसे मैं दिल्ली को 3-4 दिन रह के चला जाता हूँ। दिल्ली और हमारे देश में जब विशेष रूप से हम विचार करते हैं तो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आपके अखबार में एडिटोरियल से तो स्वाभाविक रूप से जो प्रबोधन होता है वो इथिक्स के मुताबिक बहुत अच्छा होता है। इकोनॉमी, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश, मिशन सामने रखकर काम कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की हमारा उद्देश्य है। और मेरे डिपार्टमेंट में मुझे खुशी है कि जो 14 साल से मैं 2014 में मंत्री बना तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो करीब 14 करोड़ की थी, आज वो 22 करोड़ की हुई है। और अभी पहले हम 7वें नंबर पे थे, आज हम वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप में 3रे नंबर पर आए। जापान को हमने पीछे डाला और 3रे नंबर पर आए। और अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, तो मेरा विश्वास है कि इसमें जिस प्रकार से अभी G20 में ग्लोबल अलायंस भी हुई है, तो आने वाले समय में हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में बहुत काम हो रहा है। और जिसके कारण निश्चित रूप से हमारे देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी जाएगी उसकी मैक्सिमम चीज़ें हमारे यहाँ से जाएगी, ये मेरा विश्वास है। एक 8 दिन पहले मर्सिडीज कंपनी के वर्ल्ड के चेयरमैन मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मर्सिडीज अब इलेक्ट्रिक पर कराएंगे, सब मॉडल इलेक्ट्रिक पर करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आपकी गाड़ी वर्ल्ड में चाहे आप कहीं भी फैक्ट्री हो, सबसे सस्ती अगर बन सकती है तो इंडिया में बन सकती है। और उनकी पहली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज का उद्घाटन पुणे में चाकण में करने का मुझे मौका मिला। तो अब लगभग अभी हमारे जितने 2 व्हीलर्स है वो 50% ऑफ प्रोडक्शन उनका बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा सबका एक्सपोर्ट होता है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसने हमारे देश में 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दिया है और जीएसटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हमारे इस इंडस्ट्री का है। पर एक तरफ ये बात होने के बाद दूसरी ओर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस हूँ, क्योंकि ये जो पोल्यूशन होता है, ये जो पोल्यूशन है, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण 40% पोल्यूशन इसके कारण होता है। ये अच्छा हुआ अनाय से रेखा जी भी यहाँ उपस्थित है। बीच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाकर ये कहा था, क्योंकि मैं इसके ऊपर लगातार कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक रिपोर्ट मांगा था। तो दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए के काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं और उसमें से करीब 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए, बाकी प्रोजेक्ट पूरे होने की स्थिति में आए हैं। तो ये प्रोजेक्ट के कारण दिल्ली में कितना ट्रैफिक जाम होगा ये तो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पता चलेगा, पर राहत मिलेगी। जैसे हम पानीपत से निकलते हैं तो UR2 अभी हमने बनाकर पूरा हुआ, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी की तारीख मांगी है। तो पानीपत से एयरपोर्ट आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब आधा घंटे में हो जाएगा। अभी दिल्ली के
इनको पता है पेरीफेरियल रोड का सुप्रीम कोर्ट ने भुरवेलाल जी और इनकी कमेटी अपॉइंट की थी, तो वो भी रोड पूरा हुआ है, रिंग रोड। अब दिल्ली में रेखा जी और एमपी मुझे मिले हैं और कोशिश करें कि और बहुत से प्रॉब्लम्स है, तो दिल्ली में अगर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी तो प्रदूषण कम होगा। और विशेष रूप से मैं नवभारत टाइम्स को कहूँगा कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। और इसलिए विशेष रूप से जो 40% पोल्यूशन है उसमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल आ जाएगी तो बहुत बड़े प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। मुझे याद है जब मैं ऐसे ही कार्यक्रमों में पहले इसमें जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस सब लॉन्च करते हुए जा रहे थे, तो मुझे अखबार वालों के कार्यक्रम में जाकर, मीडिया वाले कार्यक्रम में जाकर, ताज पैलेस में बहुत बार कार्यक्रम होता था, एक पत्रकार ने मुझे प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर चलते चलते बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब एक भी कार कभी बंद नहीं पड़ी, पर इलेक्ट्रिक कार अब कॉमन हो गई। अभी 300% राइज हुआ है। जब लिथियम आयन बैटरी की कीमत करीब $150 पर किलोवाट पर आवर थी, वो $100 पे आई है। और आने वाले समय में बैटरी केमिस्ट्री में भी इतने बदलाव हो रहे हैं कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बहुत पॉपुलर हुआ है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी, उसके लिए बड़े प्रमाण पर अब इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। और हमने एक प्रयोग किया है, अभी कल ही उसका लास्ट डे टेंडर रिसीव करने का, पायलट प्रोजेक्ट का नागपुर में कर रहे हैं, कि ये जो बस है वो फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, सीमेंस और हिटेची की, और टाटा और ईका करके दो कंपनियों ने उसको बना रहे बस बॉडी। 135 सीटर बस है, और जब बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी तो चार्जर नीचे आएगा, फ्लैश चार्जर, और आधा मिनट में वो चार्ज होगी, और उसमें एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, टीवी होगा, बस होस्टेस होगी एयर होस्टेस जैसी, और जिसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। वो पहला पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद मैं रेखा जी के पीछे लगूंगा कि दिल्ली में भी आप इसको शुरू करिए, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ने से इतने लोग गाड़ियां ले रहे, अब गाड़ी वाले बोलेंगे कि हम बना रहे और आप क्यों हमारा सेल स्टॉप कर रहे हो। एक घर में 5 लोग हैं और 8 गाड़ियां हैं, और आप नाराज मत हुए तो एक बात मैं आपको कहूंगा कि दिल्ली में कोई घर बनाता है वो पार्किंग बनाने का सोचता ही नहीं है, और सब गाड़ियां रोड पर खड़ी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना ये हमारी नीति है, तो इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। जो पराली जलती थी राइस स्ट्रॉ, इस पर मैं नवभारत टाइम्स को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि हमारे पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन राइस स्ट्रॉ पराली तैयार होती है, और वो जला देते हैं। कभी रात को अगर आप हवाई जहाज से आएंगे चंडीगढ़ से, कश्मीर से, तो दिल्ली आई तभी पता चलता है कि इधर रास्ते में पूरी आग लगी हुई रहती है। तो अभी हमारे यहाँ पानीपत में हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि राइस स्ट्रॉ से बायो बिटुमिन 150 टन, 1 लाख लीटर इथेनॉल और 78,000 टन पर डे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल बन रही, जिस पे हवाई जहाज चलेंगे। तो लगभग प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, और 20 लाख टन पराली में से 400 प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहे हैं उसमें 90 शुरू हो गए। वो राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी बनाता है, बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन से फ्यूल सीएनजी, बायो सीएनजी बनता है, और 35% लिग्नेंट निकलता है। और जो लिग्नेंट निकलता है, इसका पहला रोड नेशनल हाईवे पर हमारे नागपुर जबलपुर रोड पर हमने 1 किलोमीटर बनाया, सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी संस्था है उसके मार्गदर्शन में। और वो जब रोड बन गया तो ये 35% लिग्नेंट ऐड हुआ, जिसके कारण
अब उन्होंने कहा कि ये रोड जो है ये पेट्रोलियम बिटुमेन से 50% अच्छा है। अब उसमें हमने यूज रबर टायर की पाउडर 15% और 7% प्लास्टिक डालकर अगर बनाएंगे तो हमारे देश को 95 लाख टन बिटुमेन लगता है। 45 लाख टन हमारा केवल रिफाइनरी की कैपेसिटी है, 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। और ये पैसा किसानों को परली का भाव 2,500 रुपये टन हो। वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करने से फायदा होगा। मैं और आपको एक बात बताऊंगा कि दिल्ली में 4 टेकड़ियां है बड़ी, और जब दिल्ली मेरठ हाईवे हमने बनाया था तो मैंने बहुत कोशिश की कि इसको कचरे को सेग्रीगेट करके हम यूज करें, पर वो उसका मशीन लगाने के लिए कॉरपोरेशन चर्चा होती रही, आखिर रोड बन गया। पर अभी UR2 में और दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने गाजीपुर की टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम कर दी है और कचरे को रोड में यूज किया है। तो ये चारों टेकड़ियां कचरे की, ये दिल्ली से जिस दिन नष्ट हो जाएगी वो भी हमारे लिए बहुत फायदे का विषय होगा। मुझे और एक बात की खुशी है कि विशेष रूप से जो वेस्ट है उसमें वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। मैं पिछले 8 साल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टॉयलेट का पानी है वो शुद्ध करके हम बेचते हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि हमको साल में 300 करोड़ रुपए इससे मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचते। तो आप इसमें, अभी मथुरा में मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो उसमें हमने मथुरा में 80 ml स्लज जो थी गंदा पानी, उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल को दिया। हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया है, और 40% केवल सरकार ने दिए, बाकी उन्होंने इन्वेस्टर ने लगाए। और वो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी लेती है, 25 करोड़ यूपी सरकार को देती थी, अब केवल 20 करोड़ रुपए देती है। तो दिल्ली का जितना गंदा पानी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, तो ये जो वाटर पोल्यूशन है ये भी बड़ी समस्या है। और मैं धन्यवाद दूंगा रेखा जी को कि उन्होंने इसकी पहली प्रायोरिटी दी। और मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए, और ये जो यमुना में जो गंदा पानी जा रहा है उसको साफ करना, वो प्रोजेक्ट थोड़े से दिल्ली सरकार ने अपना शेयर न देने के कारण थोड़ा इधर उधर नीचे आगे पीछे चल रहे, जो इनके नेतृत्व में क्लियर हो जाएंगे। मैंने उस समय कोशिश की थी कि मुंबई में हवाई जहाज लाकर हम पानी पे उतरे थे, MPBS सी प्लेन, और मैंने कहा था कि यमुना से उड़ेंगे और 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे और 1-2 घंटा ताजमहल देखकर फिर हवाई जहाज में बैठकर 15 मिनट के अंदर दिल्ली में वापस आ जाएंगे। तो वो सपना आप रेखा जी पूरा कर सकती है। पानी है और दिल्ली के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं है। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो हमारे यहाँ 23 झगड़े 1970 से चल रहे थे। उसमें दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान पूरे झगड़े थे। 23 में से 17 मैंने निपटा, और अब उत्तराखंड और हिमाचल में 2 प्रोजेक्ट बन रहे, रेणुका बांध है, किशोर बांध है। उसमें से 2070 तक अब दिल्ली को पानी की कमी नहीं है, इतना पानी वहाँ से आने वाला है। तो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं है, पर आए हुए पानी को शुद्ध करके उसको किस प्रकार से इंडस्ट्री में और बाकी जगह यूज करना, और ये जल प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, परली नहीं जले। और अब लोग 1 लाख करोड़ के जब हम काम करें तो और भी बहुत सी चीज़ें सोच रहे। रेखा जी को अभी मैंने बताया कि उनके MPs ने मेरे पास मांग की है कि दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए और एक प्रोग्राम बड़ा बनाने का हम सोच रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, काम हो सकता है। और इसलिए ये जो अभी हॉर्न बजाते हैं, तो अभी मैंने उसके ऊपर ये तय किया कि ये हॉर्न की आवाज़ बड़ी आवाज़ के लिए अच्छी नहीं होती, और ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये आप अखबार में प्राथमिकता दीजिए। अब हम कानून बना रहे हैं कि गाड़ियों का हॉर्न जो होगा वो इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के आवाज़ पर थोड़ा कम इस पर निकलेगा, बांसुरी बजेगी, क्योंकि वो जो कर्कश हॉर्न होता है
उसके कारण भी नुकसान है, जल्दी हम उसका कानून करके वो भी ला रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही आह्वान करूंगा कि दिल्ली को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए आप विशेष कैंपेन चलाइए। और हम लोगों को पब्लिक का सपोर्ट भी मिलना चाहिए ताकि हमारे यहाँ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। और विशेष रूप से आज आप जिनको पुरस्कार दे रहे हैं उनके उनके क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, पर एक इंडिविजुअल ने अच्छा काम करने से देश नहीं बदलेगा। जो व्यक्ति काम करेगा उससे इंस्पायरेशन और मोटिवेशन लेके हजारों लोग वैसा काम करेंगे तो देश बदल सकता है। और इसलिए जो आपके लिस्ट में जो पुरस्कार थे उनका मैंने सभी बहुत ही वेल नोन है, सबका बड़ा अच्छा नाम है, अच्छा काम है, सबके नाम लेने में लिस्ट बड़ी है और मुझे भी ज़्यादा भाषण नहीं करना है, ख़त्म करना है। पर मैं उन सब विशेष रूप से जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया है उन सब कलाकारों को, उन सब कार्य करने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में भविष्य में भी ऐसा ही काम करके वो अच्छा आदर्श प्रस्तावित करके बाकी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं नवभारत टाइम्स को 78वें फाउंडेशन दिन के निमित्त उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अगले जो 22 साल है उसमें हमारे देश की इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया सुविचार उनके द्वारा अगर वो चाहेंगे तो लोगों के दिल में और मन में वो पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर जरूर सोचिए, यही अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।